प्रोग्राम सरबीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं आलिया नाज़की। इंडिया में किसानों की खुदकुशियां बढ़ती हुई, क्या तेज तरक्की करती मईशत में कर्जों के बोझ तले दबे काश्तकारों के लिए भी कुछ है? नहीं, हमारे गेहूं जानवर भी भूखों मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे, कुछ खाने के लिए नहीं बचा। हकूक़ इंसानी के इदारे एमनेस्टी इंटरनेशनल का शामी हुकूमत पर इल्ज़ाम कि वो निहत्ते शहरियों पर बैरल बम गिरा रही है। और सरबीन में ये भी देखिएगा कि पाकिस्तान की ये पहली खातून टैक्सी ड्राइवर अपने रोजगार को कैसे देखती हैं। इंडिया में किसानों के मसाइब सुर्खियों में है। मुल्क के कई हिस्सों में बेमौसम बरसात से फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है। हुकूमत की जानिब से किसानों को मुआवजे की अदायगी तो की जा रही है, लेकिन बहुत से किसानों के लिए पहले ही देर हो चुकी है। मुल्क के कई हिस्सों में हालात से हार मानते किसान खुदकुशियां कर रहे हैं। सोने पे सुहागा ये कि इस मरतबा बारिश कम होने की पेशगोइयां की जा रही हैं, जिसने पहले से ही परेशान किसानों की नींदें उड़ा दी हैं। दिल्ली से सुहेल हलीम। जानाबाई की तारीक जिंदगी में अब दूर दूर तक रोशनी की किरण नहीं। कर्ज के बोझ से परेशान उनके शौहर रमेश गोधाम ने 2 महीने पहले खुद अपनी जान ले ली। कुछ पुराना कर्ज और कुछ बेमौसम बरसात से खेती में नया नुकसान और कुछ बेटी की शादी की फिक्र। उनकी खुदकुशी के साथ ही इस खानदान की खुशियां खत्म हो गईं। मुझे अब दूसरे किसानों के खेतों में काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे खेत में तो अब फसल बची नहीं। गुजर बसर के लिए अब हमारे सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जब से दिल्ली में एक किसान ने इस पेड़ से लटककर खुदकुशी की है, किसानों के मसाइब सुर्खियों में। मुश्किल से ही कोई दिन गुजरता है जब किसी किसान की खुदकुशी की खबर न आती है। कुछ पुराने मसाइल हैं, कुछ मौसम की मार है और कुछ पॉलिसियों के इतलाक में कमी। अप्रैल फसल की कटाई का वक्त होता है, लेकिन इस मर्तबा बारिश और शालाबारी से मुल्क के कई हिस्सों में फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। गेहूं की फसल खराब हो गई सर, इस बारिश के कारण अब मेरा तो नुकसान ही हो गया पूरा सर। साल भर के लिए बर्बाद हो गया, अनाज भी नहीं है खाने पीने के लिए। उम्मीद तो यही कर रहे हैं सरकार से कि हमारी मदद करे वो। नहीं, हमारे गेहूं जानवर भी भूखों मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे, कुछ खाने के लिए नहीं बचा। हुकूमत मुनासिब मुआवजे का वादा कर रही है। किसानों की इस समस्या का समाधान का रास्ता हमको खोजना है। किसान को असहाय नहीं छोड़ सकते। हमने उसके साथ उसके दुख में सहभागी होना है, उसके भविष्य के लिए भी सहभागी होना है। जानाबाई को उम्मीद है कि वो किसी तरह अपनी जिंदगी को वापस पटरी पर ला सकेंगी, लेकिन एशिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत के सामने एक बड़ा चैलेंज है। आधी से ज्यादा आबादी खेती पर इन्हिसार करती है और माशी तरक्की किसानों की खुशहाली के बगैर रफ्तार नहीं पकड़ सकती। सुहेल हलीम, BBC न्यूज़, दिल्ली। इंडिया में किसानों में खुदकुशी के बढ़ते हुए रुझान पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं इंडिया के साबिक वज़ीर ज़राअत और प्लानिंग कमीशन के मेंबर सोमपाल शास्त्री। शास्त्री जी, सरबीन में खुशामदीद। इंडिया जैसे मुल्क में जहां आधे से ज़्यादा आबादी खेती पर डिपेंडेंट है, वहाँ इस तरह किसानों की जो ये खुदकुशियाँ हो रही हैं, इसके लिए आपकी नज़र में ज़िम्मेदार कौन है? कि जब हम जिम्मेदारी की बात करते हैं तो किसान का तो अपना इसमें स्वार्थ रहता है, अपनी गर्ज रहती है कि वो बेहतर से बेहतर ज़मीन तैयार करे, बेहतर से बेहतर बीज बोए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी दे, उसकी रखवाली करे और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार करे। ये उसकी अपनी खुद गर्जी है। जब जिम्मेदारी का सवाल आता है तो निश्चित तौर पर हम मानते हैं कि सरकार की जो नीतियां हैं वह कैसी रही हैं, क्योंकि आपने सही फरमाया कि आज भी हिंदुस्तान में 62% जनसंख्या ऐसी है जो अपनी रोजी रोटी के लिए खेती के ऊपर मुनहसर करती है। और इस बार जो नुकसानात हुए हैं, बहुत पहले से ये बात चल रही है, आज़ादी से लेकर अब तक सुनते सुनते मुझे अच्छा नहीं लगता ये कहते हुए, क्योंकि मैं भी सरकारी तंत्र का एक हिस्सा रहा हूँ। कान पक गए हैं कि सरकार इसके मुआवजे का कुछ बंदोबस्त करेगी
और कुछ इस तरह का परमानेंट इलाज करेगी जो आज तक नहीं हो पाया। अभी तक बीमा जैसी व्यवस्था भी हिंदुस्तान में उसका कोई इंतजाम नहीं कर पाई है। बिल्कुल। तो बहुत बेइंतहा नुकसान हुआ है। मेरे अपने खेत पर 7 एकड़ गेहूं, जिसमें मुझे 140 से 160 क्विंटल पैदावार की उम्मीद थी, कुल 55 क्विंटल 16 किलो हुआ है। मैं तो खुद गवाह हूं इस बात का। तो सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं, ऐसा मेरा मानना है। आपने सरकार की नीतियों की बात की, पॉलिसीज की बात की, लेकिन अब जो छोटे किसान हैं जो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, वो खेती छोड़ रहे हैं, शहर जा रहे हैं, वहाँ मजदूरी कर रहे हैं, इसका असर फूड प्रोडक्शन, फूड सिक्योरिटी पर भी तो पड़ेगा इंडिया में? ये निश्चित रूप से पड़ेगा। और जब फूड सिक्योरिटी का सवाल आता है, खाद्यान्न की सुरक्षा का सवाल आता है, तो वो केवल एक आर्थिक सवाल ही नहीं है, वो राष्ट्र की संप्रभुता, नेशनल पॉलिटिकल सॉवरेंटी से भी जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि जापान का हमारे सामने मिसाल है कि वो अपने धान को आज भी 68 से 70% सब्सिडी देते हैं। हिंदुस्तान में तो किसानों की जो जिनस है उसके दाम लगातार दूसरे दामों के मुकाबले में घटते जा रहे हैं, और उसमें जो खेती के लागत में काम आने वाली चीजें उनके लगातार बढ़ रहे हैं, और ये शहरों की तरफ भागने की, क्योंकि खेती जो है वो नुकसान का पेशा हो चुका है। तो मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। तो शास्त्री जी, आपकी नजर में अब हल क्या है, होना क्या चाहिए? कुछ लोग इंडिया में ऑलरेडी ये कहते हैं कि किसानों को पहले ही बहुत सब्सिडी मिलती है और तब भी वो परेशान है, तो फिर हल क्या है? देखिए, जो ये लोग कहते हैं कि किसान को सब्सिडी मिलती है, वो बिल्कुल उनकी गलत धारणा है। क्योंकि अगर पूरे सकल घरेलू उत्पाद, जिसको एग्री जीडीपी कहते हैं, उसके 3.5% के करीब हमें सब्सिडी मिलती है, जबकि यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी में वो 38 से 40% है। ओईसीडी कंट्रीज जो 20 देश हैं, विकसित देश, तरक्की याफ्ता देश, उनमें वो 44% है, और अमेरिका में 21 से 23% है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि किसान को सब्सिडी ज़्यादा मिलती है, और उसका जो मुनाफा है, और एक उसकी इकाई इतनी छोटी हो गई जोत की, 83% जोतें हिंदुस्तान में 4 हेक्टेयर से कम हैं, जो इकोनॉमिकली वायबल यूनिट्स नहीं है। दिल्ली से सोमपाल शास्त्री, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस मौजू पर हमारे सोशल मीडिया के सफ़े पर भी लोग अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। जहां ज़ेब लिखते हैं, इंडिया की हुकूमत डिफेंस अखराजात में कमी और पाकिस्तान से दोस्ती करके किसानों की मदद कर सकती है। बहादुर शाह जफ़र लंदन से लिखते हैं, टैक्स रिलीफ, मुफ्त बीज और बैन अवी मंडियों तक रसाई देकर किसानों की मदद की जा सकती है। तौकीर मरवर डेरा इस्माइल खान से लिखते हैं, सूदी कर्ज़ों का निज़ाम ख़त्म करके किसानों को इस्तेहसाल से बचाया जा सकता है। और मोहम्मद बख्श राजड़ सांघर से लिखते हैं, जब गरीब आवाम पर तवज्जो देने की बजाय एटमी असलहा बनाने पर अरबों रुपए लगाए जाएंगे तो यही होगा। आइए अब एक मुख्तसर नज़र दीगर अहम मौज़ूआत पर डालते हैं। बुहिरा रोम में तारकीन वतन की एक और कश्ती डूबने से दर्जनों अफराद हलाक हो गए हैं। बच जाने वालों के मुताबिक बहुत सारे अफराद उस वक्त समंदर में डूब गए जब एक इमदादी जहाज़ कश्ती के करीब आ रहा था। कश्ती डूबने का यह वाक़या भी बुहिरा रोम में इतालवी जजीरे सिसिली के जनूब में पेश आया, जहाँ गुज़श्ता माह भी सैकड़ों अफराद ऐसे ही हादसे में हलाक हो गए थे। इस्लामी शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया ने अमरीकी शहर डैलस के नवाह में पैगम्बर इस्लाम के खाकों से मुतल्लिक़ मुनक़्क़िद होने वाली कॉन्फ्रेंस के बाहर हमले की जिम्मेदारी अपने रेडियो अल बयान में खबरनामे के दौरान कबूल की है। ईरान की हुकूमत ने मुल्क में लड़कों के बालों की स्पाइक हेयर स्टाइल पर पाबंदी आयद कर दी है। ईरानी हज्जामों की तंजीम के सदर मुस्तफ़ा गवाही के मुताबिक ये बाल शैतान की इबादत की अक्कासी करते हैं। शाम में खाना जंगी की सूरत हाल तशवीशनाक हद तक पहुँच गई है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से शाम के मसले पर दोबारा मुज़ाकरात का आगाज़ आज जनीवा में हो रहा है, जबकि इंसानी हकूक़ की बैन अक़वामी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने शाम की हुकूमत पर हलब में इंसानियत के खिलाफ जराइम के इर्तिकाब का इल्ज़ाम लगाया है। ग़ज़नफ़र हैदर की रिपोर्ट। मंगल के रोज़ शाये होने वाली इस रिपोर्ट में आलमी इदारे ने कहा है कि बागियों के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों में सरकारी अफ़वाज शहरियों पर मुसलसल बमबारी कर रही है। डेथ एवरी ईयर यानी हर 100 मौत नामी अपनी 60 से ज़ायद सफ़ात पर मबनी रिपोर्ट में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बैरल बमबारी से तबाही और कत्ल व गारत के मुतालिक ऐनी शाहिदीन के बयानात को पेश किया है। इदारे ने कहा है कि बैरल बमबारी से स्कूल, अस्पताल, भरे बाज़ार और मसाजिद तक को निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से बहुत से स्कूलों और अस्पतालों को हिफाजती इक़दामात के तहत तहखानों और ज़ेर ज़मीन जगहों में मुंतकिल करना पड़ा। मार्च 2015 के दौरान हलब में की जाने वाली बमबारी में 3124 अफराद हलाक हुए, जिनमें जंगजों की तादाद 35 थी, जबकि दीगर तमाम
आम शहरी थे। ख्याल रहे कि तकरीबन 1 साल कबल अक़वाम मुत्तहिदा ने करारदाद मंजूर की थी जिसमें इंसानी हुकूक की पामाली ख़त्म करने और बतौर ख़ास बैरल बमबारी बंद करने की अपील की गई थी। रिपोर्ट में मकामी रज़ाकारों के हवाले से बताया गया है कि गुज़िश्ता माह हलब में 85 बार बैरल बमबारी हुई जिसमें कम से कम 110 शहरी हलाक हुए, मगर इसके बावजूद शाम की हुकूमत एक भी हलाकत का एतराफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। बल्कि फरवरी में दिए जाने वाले अपने एक इंटरव्यू में सदर बशर अल-असाद ने अपनी फ़ौज की जानिब से किसी भी बैरल बमबारी से इनकार किया है। उनका कहना था कि ये महज बच्चों की कहानी है। गज़नफर हैदर, BBC न्यूज़। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा अहवाल नेपाल के उन यतीमों का जिन्हें ज़लज़ले ने एक बार फिर बेघर कर दिया, और हम आपको पाकिस्तान की पहली खातून टैक्सी ड्राइवर से भी मिलाएंगे। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ आलिया नाज़ की। नेपाल में गुज़श्ता दिनों आने वाले शदीद ज़लज़ले ने जहाँ हज़ारों अफरादों की जान ली और इमारतों को शदीद नुकसान पहुँचाया, वहाँ कुछ ऐसे लावारिस और यतीम बच्चे भी हैं जिनसे इस ज़लज़ले ने उनका वाहिद ठिकाना भी छीन लिया। ये बच्चे बाल मंदिर यतीम खाने में मुकीम थे जिसकी इमारत अब तबाह हो चुकी है। योगी तलीमाई की रिपोर्ट पेश कर रही हैं महापारस अफ्तर। 10 माह कबल काठमांडू के अस्पताल में आयशरी को लावारिस छोड़ दिया गया। इसे प्लास्टिक में लपेटकर डस्टबिन में फेंक दिया गया था। करीना की उम्र भी सिर्फ 1 माह थी जब उसे भी फेंक दिया गया। इन बच्चियों को बाल मंदिर यतीम खाने ने बचाया जिसकी इमारत ज़लज़ले में तबाह हो चुकी है। खुशकिस्मती से इमारत में मौजूद 120 यतीम बच्चे तो बच गए, लेकिन अब इनका कोई ठिकाना नहीं रहा। करण 6 बरसों से यहीं रह रहा था। मैं उस वक्त नहा रहा था जब अचानक शदीद ज़लज़ला आया। मैंने खुदा का नाम लेना शुरू कर दिया और बाहर भागा। मुझे अपना तबाहशुदा घर बहुत याद आता है। ये सरकारी इमारत अब इन बच्चों की आर्जी पनाहगाह है। अब ये अपने बड़े घर के बजाय छोटे छोटे कमरों में रह रही हैं। ये वो महल नुमा इमारत है जहाँ ये यतीम बच्चे रह रहे थे। आप देख सकते हैं कि इस इमारत का यही हिस्सा ज़लज़ले में तबाह हुआ जहाँ ये बच्चे मुकीम थे। ये बच्चों के खिलौने और किताबें बिखरी पड़ी हैं और ये वाहिद इमारत थी जिससे ये बच्चे इंतहाई मानूस थे। इन बच्चों ने सब कुछ खो दिया है। इनके पास इस इमारत के सिवा कुछ नहीं था। ये यतीम हैं, इनका कोई खानदान ही नहीं। इन्हें पता है कि यही इनका वाहिद घर था जो कि अब तबाह हो चुका है। कुछ बच्चों पर इस सब का कुछ नफ्सियाती असर भी पड़ा है। ज़लज़ले से हजारों लोग हलाक हुए, गांव के गांव मलियामेट हुए और मजीद बच्चे एक अच्छा बचपन खो चुके हैं। योगी तलीमाई की रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं कि हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर कौन सी खबरें दिलचस्पी से पढ़ी गईं। इनमें सऊदी अरब के शाह सलमान के अपने एक सीनियर मावन की एक फ़ोटो जर्नलिस्ट को थप्पड़ मारने पर बरतरफी की खबर ज़्यादा पढ़ी गई। इसके अलावा बॉलीवुड स्टार्स और उनके कोर्ट केसेस पर मबनी रिपोर्ट में भी आपकी बहुत दिलचस्पी रही। 4 साल पहले हमारी नामनिगार नौशीन अब्बास ने पाकिस्तान की सबसे पहली खातून टैक्सी ड्राइवर से मुलाकात की थी। BBC पर इस स्टोरी के बाद बहुत से मकामी और बैनुल-अक़वामी टेलीविज़न चैनल्स ने भी उनकी कहानी नाज़रीन तक पहुंचाई। लेकिन पिछले 4 बरस में ज़ाहिदा काज़मी की ज़िंदगी में क्या फ़र्क आया है, उनसे यही सवाल पूछा नौशीन अब्बास ने। मेरा नाम ज़ाहिदा काज़मी है और मैं पाकिस्तान की पहली खातून टैक्सी ड्राइवर होने का एजाज़ हासिल है मुझे। आपने जब मेरी स्टोरी की थी 4 साल पहले और उसमें अब थोड़ा सा ये फ़र्क है कि लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, सारा ड्राइवर मुझे करते हैं, लेकिन बीच में जेलस भी लोग होते हैं। कभी स्वाद जाती हूँ, कभी दीर जा रही हूँ, कभी अपर दीर जा रही हूँ, कभी मैं मानसरा जा रही हूँ, बालाकोट जा रही हूँ, स्वाद जा रही हूँ। सब इलाकों में पाकिस्तान का कोई शहर नहीं है जहाँ के लोग मुझे नहीं जानते या मुझे नहीं पहचानते।
स्वाद से आगे परदीर एक जगह है, वहाँ पे गई तो वापसी पे ना मुझे एक बंदे ने रोका, बिल्कुल इस तरह वीरान सी जगह थी, उसके पास गन भी थी। तो मुझे कहने लगा कि हमने सुना है कि आप टैक्सी चलाती हैं। मैं कहा जी बिल्कुल चलाती हूँ, कोई जुर्म तो नहीं करती हूँ, मेहनत करती हूँ। तो कहने लगे आ जाइए तो इसके बाद आप इस तरफ ना आए ना। कहने लगे गाड़ी भी आपकी चलिएगी और आप भी चली जाएंगी, ये मैं आपको बता दूँ। तो फिर मैंने थोड़ा सा वहाँ जाने परदीर की तरफ थोड़ा सा अवॉइड किया। स्वाद जा रही थी, स्वाद ठीक है। काफ़ी लोगों ने आप पे स्टोरियाँ की हैं, तो क्या दूसरी लड़कियाँ भी आपसे मुतासिर हुई हैं? जी बिल्कुल। ये औरत फाउंडेशन का मैं नाम ज़रूर लूँगी। उन्होंने 15 औरतों को किया है, तो उसमें मैं नहीं जाके उनको ट्रेनिंग दी है, मैं नहीं जाके उनको लेक्चर जो देने थे, जिस गाड़ी के बारे में, इंजन के बारे में जो कुछ बताना था, वो मैं नहीं उनको किया है। तो बड़ी खुश हुई हैं। और जिस दिन उन्हें लाइसेंस वगैरह दिए गए तो उस दिन भी उनकी चीफ गेस्ट में ही थी। आप एक दिन में कितना कुछ कमा लेती हैं? कितने सवारी आपको मिल जाते हैं? तो सवारी जो लोकल होती है वो 200, 300, 400 देती है। ज़ाहिर कुछ ना होने से कुछ करना भी बेहतर होता है। तो मेरे ख्याल में मुझे जो भी सवारी मिलती है 300, 400, 500 की तो मैं ले लेती हूँ। मैं नहीं ये कहती हूँ कि ये सवारी इतने दूर जाना है, इसने इतने पैसे कम दिए, गाड़ी भी बड़ी है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि मैंने पीछे के लिए कुछ सोचना है, बच्ची के लिए कुछ करना है, तो फिर मैं उठा लेती हूँ। हेलो। थोड़ा सा मुझे ब्रेन हेमरेज के बाद मेरी आई साइड वीक हो गई है, शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया। लेकिन मैं ज़ाहिर काम करना है तो खाना है। मैं किसी के साथ रहती हूँ, ज़ाहिर जिसके साथ रहती हूँ तो उसकी मर्ज़ी पे चलना पड़ता है, उसकी बातों को फॉलो करना पड़ता है। अब बच्ची भी मेरे साथ है तो थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे बजाय इसके कि मैं टैक्सी चलाऊँ, अगर मुझे मेरी हुकूमत पाकिस्तान या जो इंसान अगर करे तो मुझे कैरी डब्बा दे दे तो मैं पिक एंड ड्रॉप कर लूँ। ये नज़दीक है, 2 घंटे सुबह का, 2 घंटे शाम का काम है, तो उसमें मेरी इनकम भी सही हो सकती है और मैं सेटल भी हो सकती हूँ। पाकिस्तान की पहली खातून टैक्सी ड्राइवर जाहिदा काज़मी से नौशीन अब्बास ने बात की। आखिर में आपको याद दिलाते चलें कि आज सरबीन का बड़ा मौजू रहा है इंडिया में मकरूज़ किसानों की खुदकुशी के बढ़ते हुए वाक़यात। इंडिया में किसानों के मसाइब सुर्खियों में हैं। मुल्क के कई हिस्सों में बेमौसम बरसात से फसल को भारी नुकसान पहुँचा है और हुकूमत की जानिब से किसानों को मुआवजे की अदायगी की जा रही है, लेकिन बहुत से किसानों के लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी है। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @आलियानाज़की। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख्यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक पर हमारा सफ़ा हाजिर है। आप हमारे ट्विटर हैंडल @BBC उर्दू के ज़रिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक हमारी वेबसाइट bbcurdu.com देखते रहिए। आलियानाज़की को अब इजाज़त दीजिए।